हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसी के संदर्भ में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6। चलिए देखते हैं पार्ट 6 में हम क्या पढ़ेंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में जैसे कि हमने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हम विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ रहे थे। तो हमने दो तरंगे पिछले लेक्चर में पढ़ ली है, तो उसी के आगे हम देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अवरक्त तरंगे या इंफ्रारेड वेव्स। ये क्या होती है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो अवरक्त तरंगे होती हैं, ये गर्म पिंडों व अणुओं से उत्पन्न होती है। इसलिए हम इन्हें कभी कभी ऊष्मा तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। जनरली इंफ्रारेड वेव भी कहेंगे, लेकिन कभी कभी इन्हें ऊष्मा तरंगे भी कहते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? इंफ्रारेड लैंप जो होते हैं, उनका उपयोग कार्य चिकित्सा में किया जाता है। अवरक्त विकिरण की पृथ्वी की गर्मी अर्थात माध्य ताप बनाए रखने में भी हरित गृह प्रभाव के द्वारा एक अहम भूमिका होती है। हरित गृह प्रभाव से तो आप सभी परिचित ही होंगे, ग्रीन हीट इफेक्ट। तो उसमें भी इन किरणों का एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। उपग्रह में लगे अवरक्त सूचकांकों संसूचकों सॉरी अवरक्त सूचकों का उपयोग सैनिक उद्देश्यों व फसलों की वृद्धि का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, उदाहरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी। तो जो एलईडी होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें भी इंफ्रारेड रेज का जो है उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर या हाईफाई प्रणालियों के जो रिमोट होते हैं, उनके नियंत्रकों में बहुलता से ये उपयोग की जाती है। रिमोट में लगी होती है ना छोटी सी जो एलईडी लाइट, तो उनमें भी इन इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है। दृश्य प्रकाश तरंगे या विजिबल लाइट वेव्स, तो इनसे तो आप परिचित ही हैं। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देख पाते हैं वो इन्हीं रेज के वजह से देख पाते हैं। तो जो ये दृश्य प्रकाश तरंगे होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक सर्वाधिक सुपरिचित रूप है। यह उस स्पेक्ट्रम का भाग है जिसके लिए मानवीय ने संवेदनशील होते हैं। यानी कि ये जो तरंगे होती है, ये स्पेक्ट्रम के उस भाग में पाई जाती है जिस भाग के लिए हमारी जो नेत्र होती है, जो मानव की नेत्र होती है, वो संवेदनशील होती है। यानी हम इस तरंगों को देख सकते हैं। इसकी जो आवृत्ति परास होती है वो कुछ लगभग इस रेंज में लाई करती है। हमारे नेत्र इन तरंगदैर्घ्य के इस परास के लिए संवेदनशील है और विभिन्न जंतु भी इस तरंगदैर्घ्य के विभिन्न परासों के लिए संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सांप की बात करें तो वो अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। कई कीटों जो होते हैं वो दृश्य प्रकाश से लेकर उनकी पराबैंगनों तक भी पहुंचता है। लेकिन जो हम मानव होते हैं वो केवल केवल इन विजिबल लाइट वेव्स को ही देख पाते हैं। आपने देखा होगा कि हम एक्सरेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, इनमें से इसके अलावा किसी भी रेज को हम नहीं देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम विजिबल लाइट को देख पाते हैं, क्योंकि इनके लिए हमारी जो नेत्र होती है वो संवेदनशील होते हैं। पराबैंगनी तरंगे या अल्ट्रावायलेट वेव, तो यूवी रेज के बारे में भी आप सभी ने सुना होगा। यूवी वेव्स क्या होती है? तो जो इनकी तरंगदैर्घ्य परास की तरंगे होती है वो कुछ इस रेंज में लाई करती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 0.6 नैनोमीटर के बीच। पराबैंगनी विकिरण विशिष्ट लैंपों और बहुत गर्म पिंडों से उत्पन्न होगी। तो ये बहुत ज्यादा जो गर्म पिंड होते हैं उनसे ये उत्पन्न होती है। सूर्य पराबैंगनी प्रकाश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हम जानते हैं कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, लेकिन क्योंकि पराबैंगनी तरंगें हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, हमारी त्वचा के लिए भी हानिकारक होती है। तो इसलिए जो वायुमंडल होती है वहां पे संताप मंडल में ओजोन परत होती है, वो जो ओजोन लेयर होती है वो इस अल्ट्रावायलेट रेस को क्या है, पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट परत है, ओजोन परत। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस में, ओजोन परत के बारे में। लेकिन ओजोन परत में छेद आना जो है एक चिंता का विषय रहा है वैश्विक स्तर पर। और इसके लिए काफी प्रयास किए जाते हैं कि ओजोन जो छिद्र है वो भर जाए, जिसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे हमारी रक्षा हो सके। तो हाल ही के दिनों में हमने इस पे काफी सफलता प्राप्त की है। हमने मतलब वैश्विक स्तर पर ओजोन लेयर में काफी सुधार देखने को मिला है। तो ये खुशी की बात है कि जो वैश्विक स्तर पर इसको लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं, उसका सकारात्मक परिणाम जो है हमें देखने को मिल रहा है।
वेल्डिंग करने वाले जो लोग होते हैं, वेल्डिंग चिंगारियों से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणों से अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए वो एक कांच युक्त धूप के चश्मे पहनते हैं। ठीक है। या कांच की खिड़कियों से युक्त मखोटे अपने चेहरे पे वो लगाते हैं, क्योंकि वहां से जो है अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है जो कि हानिकारक होती है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हानिकारक ही है, मतलब इसका यूज हम किसी अच्छे काम के लिए भी करते हैं, जैसे कि नेत्र शल्यता जो आई सर्जरी होती है उसमें भी इनका यूज हम किया जाता है। जल शोधक में पराबैंगनी जो लैंप होते हैं उनका उपयोग जीवाणुओं को मारने में होता है। एक्सरेज, एक्सरेज तो आप सभी जानते ही हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट भाग के पश्चात जो है एक्स किरणों का क्षेत्र होता है। चिकित्सा उपयोगिता इनकी होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य की जो परास होती है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर तक होती है। एस किरणों के उत्पादन की एक सामान्य विधि क्या होती है, कैसे कैसे ये उत्पन्न होती है, तो किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की जब बौछार की जाती है तो एक्स रेज उत्पन्न होती है। चिकित्सा में एक्स किरणों को नैदानिक साधन के रूप में कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है, एक्स रेज का यूज। गामा रेज या गामा किरणें विद्युत चुंबकीय सबसे ऊपरी आवृत्ति के क्षेत्र में ये होती है। हम जानते हैं कि सबसे तेज जो आवृत्ति होती है, सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होती है वो गामा रेज की होती है, तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य भी इसी तरंग की होती है। इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है देख सकते हैं आप कितनी कम होती है, 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर तक। उच्च आवृत्ति का ये विकिरण नाभिकीय उच्च आवृत्ति का ये विकिरण सॉरी उच्च आवृत्ति का यह जो विकिरण होता है वो नाभिक की अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है। नाभिक की जो रिएक्शंस होती है वहां से ये किरणें निकलती है। यह रेडियोधर्मी नाभिकों के द्वारा भी उत्सर्जित होती है। जो गामा रेज होती है ये चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए यूज में लाई जाती है। ये हुई सारी रेज जो हमने इनकी एप्लीकेशंस पढ़ी और ये कैसे उत्पन्न होती है वो हमने जाना। हम रिव्यू देख लेते हैं इस चार्ट के थ्रू जो भी हमने विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ी है उनके अभिलक्षण के बारे में। हमने पढ़ा रेडियो तरंगे जिनकी तरंगदैर्घ्य की परास जो होती है सबसे ज्यादा होती है। इनका उत्पादन कैसे होता है, जो एरियल में इलेक्ट्रॉनों का द्रुत त्वरण या मंदन के द्वारा। संसूचन कैसे किया जाता है रेडियो तरंगों का, अभिग्राहक के एरियल के द्वारा। सूक्ष्म तरंगे जो होती है उसकी तरंगदैर्घ्य की परास कुछ इस तरह से होती है। क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वाल्व द्वारा इनका उत्पादन होता है और बिंदु संपर्क डायोड द्वारा इनका संसूचन होता है। उसके अलावा जो अवरक्त तरंगे होती है उनकी तरंगदैर्घ्य के परास कुछ इस रेंज में होती है। परमाणु व अणुओं के कंपन के द्वारा इनका उत्पादन होता है। फोटोग्राफिक फिल्म, थर्मोपाइल, बोलोमीटर अवरक्त संसूचन के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रकाश तरंगे की जो उत्पादन होता है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं तो इनका उत्पादन होता है। संसूचन आप जानते ही हैं, मानवीय नेत्र, फोटोसेल और फोटोग्राफी फिल्म द्वारा इनका संसूचन होता है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो परमाणु के आंतरिक शैलों में इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण द्वारा उत्पादन इनका होता है। फोटोग्राफिक प्लेट और फोटो सेल द्वारा इनका संसूचन होता है। संसूचन मतलब होता है डिटेक्शन, ये हमें कैसे डिटेक्ट इनको कर सकते हैं। एक्स किरणें जिनका उत्पादन आंतरिक शैलों के इलेक्ट्रॉन व एक्स किरण नलिकाओं द्वारा होता है। फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब, आयनीकरण प्रकोष्ठ द्वारा इनका संसूचन होता है। गामा किरणें क्या होती है, नाभिकों का रेडियो एक्टिव श्रेय द्वारा इनका उत्पादन होता है। फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब, आयनीकरण प्रकोष्ठ द्वारा इनका संसूचन होता है। तो जितनी भी हमने रेडियो तरंगे पढ़ी है उनका आपको पता होना चाहिए कि कहाँ का एप्लीकेशन उनका होता है, उनका उत्पादन किस तरह से होता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पता होनी चाहिए। आज के लिए हमने ये पढ़ा, तो यहीं पे हमारा चैप्टर ये एंड होता है और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी समरी या सारांश को देखने वाले हैं। थैंक यू।